चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एंड आज की क्लास में हम यूनिट 3 का बिल्कुल लास्ट चैप्टर कवर करेंगे, जहां पे हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के बारे में जानेंगे एंड इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। एंड याद रखना, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से, इसी चैप्टर में से बनता है, तो कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ने और समझने का ट्राई करना। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सेस डिमांड से कि ये एक्सेस डिमांड क्या होता है। तो नाम बता रहा है एक्सेस डिमांड, डिमांड का ज्यादा होना। तो जब देश में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसी को एक्सेस डिमांड कहते हैं। क्या बोलता है कि एक्सेस डिमांड अकर्स व्हेन एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मैंने आपको पहले बोल रखा है कि जब भी एडी और एएस के बराबर होता है तो हम उसको ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल ही मानते हैं। लेकिन अब उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर पहुंच गए, अब एग्रीगेट डिमांड इस फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो गई, तो उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ये फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट याद करो, लास्ट क्लास मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, उसको अपन लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। देखो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने यहां पहुंच गए, इसको नाम दिया मान लो मैंने AD1। तो जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर पहुंच जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। अब ये मेरा इक्विलिब्रियम था, पहले मैं यहां तक था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा और ऊपर जाना पड़ रहा है, अब यहां तक जाना पड़ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जो एक्स्ट्रा गैप क्रिएट हुआ, वो जो इसी एक्स्ट्रा गैप को मैं एक्सेस डिमांड या इसी एक्स्ट्रा गैप को मैं इन्फ्लेशनरी गैप का नाम देता हूं। मान लो यहां पर मैंने पॉइंट का नाम दिया F, तो F से लेके E तक, ये जो F से लेके E तक मेरे सामने गैप आया है, इसे क्या बोलता हूं मैं, इन्फ्लेशनरी गैप। इसे क्या बोलता हूं मैं, इसको ही बोलता हूं एक्सेस डिमांड। क्या बोलता है, इट हैपेंस इन द केस ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। यस, एक्सेस डिमांड की स्थिति ओवर एम्प्लॉयमेंट वाले केस में उत्पन्न होती है। याद करो, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर गए तो ओवर एम्प्लॉयमेंट, इससे नीचे आएंगे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो मैं फुल से ऊपर गया ना, तो ये ओवर एम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति में लागू होता है। यहां पे क्या बोलता है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल एडी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। यहां पे एक्चुअल एडी ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट से। एक्चुअल एडी समझते हो क्या है कि ये है मेरा एक्चुअल एडी। इस एक्चुअल एडी का मतलब है कि एक्चुअल में मैं इतनी डिमांड कर रहा हूं, लेकिन मेरे को डिमांड इतनी, ADF मेरे को डिमांड इतनी करनी चाहिए थी, ये ब्लैक वाली लाइन, बट मैं डिमांड इतनी कर रहा हूं, ये ब्लू वाली लाइन। तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा, किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एग्रीगेट डिमांड से। तो जितना भी ज्यादा है, इतना ज्यादा है ना, तो इसको ही क्या बोलूंगा, इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। अब जब भी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर पहुंच जाता है तो ये देश में महंगाई को बढ़ाता है, और जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आएगा तो महंगाई घटाएगा। समझ में आ गए, तुम फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है ना, तो इसलिए क्या बोलता है कि ये देश में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब महंगाई क्रिएट करता है, और इसी वजह से हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं। तो आप एक्सेस डिमांड बोल लो या इन्फ्लेशनरी गैप बोल लो, बात एक है। डायग्राम के अनुसार कितना है वो जी, EF कितना है जी, E से लेके F तक। इसको निकाला कैसे, तो हमने फॉर्मूला बनाया कि AD1 बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर इस वाले AD में से माइनस कर दो ये वाला AD। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस वाले AD में से यहां से लेके यहां तक ये कौन सा AD है, यह है एक्चुअल AD, जबकि यहां से लेके यहां तक ये कौन सा AD है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला AD। तो एक्चुअल AD में से F से लेके M तक, तो FM में से अपने को माइनस करना है कौन सा, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला EM। अब बताओ खुद, अगर FM में से EM गया तो ये तो बचेगा, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसी को तो मैं बोल रहा हूं क्या, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। हाँ, कभी कभार ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, मैं आपको लिख के बता दूं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पे जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो क्या है, वो ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। यहां पे देखो, यहां देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, जहां पर AD/AS के बराबर होता है। ये कौन सा पॉइंट है, जहां पे AD/AS के बराबर होता है, कहां पे जी,
फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। लेकिन ये वो पॉइंट है अब जहां पे एडी हो गया ज्यादा, मैं एएस की बात नहीं कर रहा, एडी की बात कर रहा हूं। अब एडी हो गया ज्यादा लेकिन एएस तो मेरा वही है, तो यहां पे अब एडी हो गया है ज्यादा और एएस है कम, तो इसको मैं एस से भी तो बोल सकता हूं, वही तो यहां पे लिखा है कि एडी हो गया है ज्यादा, एएस है कम, क्योंकि तो यहां पर एडी एस के बराबर है, लेकिन यहां पर अब एडी पहुंच गया ऊपर और एएस तो आपका वही का वही है, तो वही बोल सकते हैं इसको एडी क्या है ज्यादा एएस से, तो इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एडी ओवर एएस। अगर आपको ये कहीं पर मिले तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी जो है एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप की बात हो रही है। ठीक है, पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस, पेपर में आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो इन 4 पॉइंट्स को थोड़ा आप पेपर में एक्सप्लेन कर, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप पेपर में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या था, ईडीएस के बराबर था, हम ई पर थे, लेकिन क्या हुआ इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हुए, वो चेंजेस क्या हुए अभी आगे आएगा, देश में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से एडी शिफ्ट जो है ऊपर हो गया, एडी एएफ से एडी 1 पहुंच गया, हम पहले यहां पे थे, हम ऊपर की ओर शिफ्ट हो गए। ठीक है, एडी एएफ से एडी 1 पर पहुंच गए, तो जो गैप आया ईएफ का, जो इनके बीच का जो गैप आया ई से लेके एफ तक का, इसको क्या नाम दिया जी, इन्फ्लेशनरी गैप नाम दिया। क्यों, क्योंकि यह देश में इन्फ्लेशन महंगाई को बढ़ाता है। याद रखना जितना ज्यादा यह गैप बढ़ेगा, अगर यह गैप और बढ़ेगा तो ये याद रखना उतनी ही ज्यादा देश में महंगाई और बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता समझ में आ गया होगा, टेबल डायग्राम भी क्लियर, सॉरी टेबल तो है नहीं, डायग्राम एंड उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा, इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करके लिख देना बस। ठीक है, अब आगे बोलता है इस एक्सेस डिमांड के कॉस्ट क्या है। भाई एक्सेस डिमांड कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड अपनी लिमिट से बढ़ जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगा तभी तो एक्सेस डिमांड होगा। अब एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड के मेन होते हैं 4 कंपोनेंट, कौन सा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भी एडी बढ़ेगा, सरकारी खर्चा बढ़ेगा तो भी एडी बढ़ेगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भी एडी बढ़ेगा, लेकिन अगर इंपोर्ट घटेगा तो एडी बढ़ेगा, बिकॉज वो माइनस में है। माइनस का मतलब कि वहां पे अब संबंध नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर इंपोर्ट घटेगा तभी आपका जो है एडी बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वही लिखा है अगर कंजम्पशन होगा ज्यादा तो एडी बढ़ेगा। अब कंजम्पशन ज्यादा कब होता है, जब लोग सेविंग कम करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादा तो एडी बढ़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब होता है, जब बैंक से हमको लोन है वो सस्ते रेट पर मिलेगा, इंटरेस्ट रेट लो होगी, जब इंटरेस्ट रेट लो होगी तो लो सस्ता मिलेगा, फिर जो फर्म्स है वो लोन लेगी ज्यादा और इन्वेस्टमेंट करेगी ज्यादा। अच्छा, अगर सरकारी खर्चा बढ़ जाएगा तो एडी बढ़ेगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा। अब हमारा एक्सपोर्ट कब बढ़ता है, जब देश की वस्तुएं क्या होगी सस्ती, तब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तब बाहर के लोग सामान परचेस करेंगे ज्यादा। अच्छा, अगर इंपोर्ट घटेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब इंपोर्ट कब घटता है, जब विदेशी वस्तु क्या हो जाएगी महंगी, हम इंपोर्ट कम करेंगे, इससे हमारा जो है इंपोर्ट घटेगा तो एडी बढ़ेगा। इसके अलावा और भी बातें, फॉर एग्जांपल टैक्स कट, अगर सरकार देश में टैक्स कम करेगी तो लोगों के पास पैसा बचेगा ज्यादा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा। यू नो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जब हम अपनी इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं तो जो इनकम हमारे पास खर्च करने के लिए बचती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। अगर सरकार टैक्स लेगी कम तो खर्च करने के लिए पैसा बचेगा ज्यादा, हमारी इनकम ज्यादा, डिमांड करेंगे ज्यादा, एडी बढ़ेगा। इसके अलावा मोर मनी सप्लाई, अगर देश में मनी सप्लाई होगी ज्यादा, मतलब जनता की जेब में पैसा ज्यादा, जनता की जेब में पैसा ज्यादा होगा और आपकी जेब में ज्यादा पैसा होगा तो आप भी डिमांड बढ़ाओगे ना, तो डिमांड बढ़ेगी ज्यादा। और मनी सप्लाई कब बढ़ती है, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाए, मतलब जब सरकार नोट छापेगी, अगर नोट छापेगी तब भी देश में पैसा बढ़ जाएगा। या फिर क्रेडिट एक्सपेंशन, अगर कमर्शियल बैंक लोन बांटेंगे ज्यादा तब भी क्या बढ़ती है, मनी सप्लाई। तो ये कुछ कॉजेज है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, और अगर एडी बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। अब इस एडी के बढ़ने से परिणाम क्या निकलते हैं, तो परिणाम ये निकलते हैं कि सबसे पहला देश में केवल और केवल महंगाई बढ़ती है, देश में केवल और केवल महंगाई बढ़ती है। यहां पे एडी बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, लेकिन आपको पता है सप्लाई कांस्टेंट थी। मैंने आपसे कहा था ना कि यहां पे एडी बराबर एएस है, अब एएस तो वही रहेगा लेकिन एडी अब ऊपर पहुंच गया, तो एडी हो गया ज्यादा, एएस हो गया कम, ये बात मैंने आपसे कही थी।
तो यहां पे जब एडी होता है कांस्टेंट, सॉरी सप्लाई होती है कांस्टेंट, और अगर एडी बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। यकीन नहीं हो रहा? देखो एक लाता हूं मैं, ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरी सप्लाई कर्व, ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम और ये है प्राइस, आप लोग जानते हो। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड हो गई ज्यादा। अब अगर डिमांड होगी ज्यादा तो आपको पता है इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत तो आती होगी ना लायको, कि डिमांड कर्व यहां जाएगा, डिमांड बढ़ गई। अब ये क्या आ गया, नया इक्विलिब्रियम, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे प्राइस का लेवल क्या हो गया जी, बढ़ गया। तो वही तो बोलता है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन सुनो, आउटपुट नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। क्यों? बिकॉज हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में थे, और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितनी हमारी क्षमता थी हम उतना प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहे थे। अब हम अपनी क्षमता से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में थे, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, देश में रोजगार भी नहीं बढ़ेगा। भाई फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कि सबके पास काम है। जब सबके पास काम है, कोई बेरोजगार है ही नहीं, तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा? तो देश में रोजगार भी नहीं बढ़ेगा। एंड नो राइज इन इनकम, जब एक्स्ट्रा लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, जब रोजगार ही नहीं बढ़ रहा, तो इनकम क्यों बढ़ेगी? इनकम तब बढ़ेगी जब रोजगार बढ़ेगा। रोजगार ही नहीं बढ़ रहा तो इनकम भी नहीं बढ़ेगी, रोजगार नहीं बढ़ रहा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। ना तो प्रोडक्शन बढ़ता, ना इनकम बढ़ती, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। केवल क्या बढ़ता है जी? केवल और केवल जो है देश में महंगाई बढ़ती है। होपफुली इन्फ्लेशनरी गैप अच्छे से आ गया होगा। अब अगर ये आ गया तो नेक्स्ट भी आ जाएगा अच्छे से, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो अपन लोग उसको क्या बोलते हैं जी? डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। कि डेफिशिएंट डिमांड अकर्स तब उत्पन्न होता है जब एडी क्या होता है, कम। किससे? एएस से, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम ऑलरेडी अपने आप को फुल एम्प्लॉयमेंट में मानते हैं। अब इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या है कि देश में सप्लाई है ज्यादा, माल बन रहा है ज्यादा, लेकिन देश में डिमांड है कम। तो डिमांड में आ गई कमी, और डेफिशिएंट की हिंदी क्या होती है? कमी तो होती है। तो उसको अपन लोग डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये प्रॉब्लम मेनली अराइज तब होती है जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ जाते हैं। इसको मैंने बोला एडीयू। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ जाते हैं तो अपन लोग क्या बोलते हैं इसको? अपन लोग उसको जो है डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। कि मैं पहले यहां पे था, लेकिन अब मैं नीचे आ गया और अब मैं यहां पे आ गया। मान लो उसको नाम क्या दिया मैंने? जी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आने पर जो है क्या होता है जी? डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप होता है। ये स्थिति उत्पन्न तब होती है तो इसमें क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। याद करो, बताया था मैंने, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जाते थे तो ओवर एम्प्लॉयमेंट, नीचे आ गए तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या होता है? जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है अब वो कम होगी। किससे? फुल एग्रीगेट डिमांड से। याद करो कि अब हम ये डिमांड कर रहे हैं, अब हम ये डिमांड कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। कि अपन लोग ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अपने को ये करनी चाहिए थी, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए था। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट बेस्ट होती है, बट हम थोड़े नीचे आ गए। तो जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। कि एक्चुअल में ये हो रही है बट होनी ये चाहिए थी। ठीक है, यह देश में जो है बच्चों डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है। डिफ्लेशनरी प्रेशर का मतलब होता है प्राइस का कम होना। तो इससे देश में प्राइस कम हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, ना तो प्राइस बहुत बढ़ने चाहिए, ना तो प्राइस बहुत कम होने चाहिए। प्राइस हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। याद करो गवर्नमेंट बजट, उसमें ऑब्जेक्टिव था प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबल रहने चाहिए, ना तो बढ़ना अच्छी बात, ना ही घटना अच्छी बात। लेकिन ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्या होता है? देश में प्राइस कम करता है। ठीक है, डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम इसको जो है डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ई से लेके जी तक हमारा क्या है जी? डिफ्लेशनरी गैप। कैसे है जी? कुछ ऐसे है कि एक्चुअल में डिमांड इतनी हो रही है, डिमांड इतनी होनी चाहिए थी, तो इतना जो गैप एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। कितना है जी? वो ईजी नाम का जो है गैप आया। इसको निकाला कैसे? फुल एम्प्लॉयमेंट वाले में से माइनस कर दिया क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला। बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट में डिमांड कितनी है? ई से लेके एम तक। तो ई से लेके एम तक, उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल में कितनी हो रही है? जी से लेके एम तक। तो खुद बताओ, अगर मैं इस ई एम में से जीएम माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ईजी, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात करते किसकी? डायग्राम के एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, 4 पॉइंट, लेकिन आपको थोड़ा उसको और शब्दों में अपने आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या बोलता है जी? कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहां पे? ई पर है, जहां पे एडी एएस के बराबर है। याद करो कि यहां पे क्या है जी?
AD इज इक्वल टू AS है। लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ ये AD कम हो गया, AS में कोई चेंज नहीं हो रहा। याद रखना, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज केवल डिमांड में हो रहा है। तो AS तो आपका वही रहेगा, इस बार AD कम हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AD इज फॉल शॉर्ट ऑफ AS, कि जो मेरा AD है वो क्या हो गया, फॉल शॉर्ट, इस बार AS से कम पड़ गया। जब AD AS से ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप, और जब AD AS से कम पड़ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे डिमांड कम क्यों हुई, तो ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी, भाई इकोनॉमी में कुछ चेंज हुआ होगा। ठीक है, और वो चेंज क्या होता है, जैसे कि हमने यहां पढ़ा था कि इन सब चेंज की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ और चेंज हुए होंगे जिनकी वजह से डिमांड घट गई, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया, ADF से ADU हो गया। हम पहले यहां पे थे, हम नीचे की ओर क्या हो गए जी, शिफ्ट हो गए। अब ये जो गैप है EG, ये एक यहां पे क्या आएगा, डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, और ये देश में जो है डिफ्लेशन मतलब क्या, प्राइस कम होना, ये देश में प्राइस को कम करता है। याद रखना, जितना बड़ा डिफ्लेशनरी गैप होता जाएगा, देश में महंगाई जो है उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। तो डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम भी होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से आगे, इस डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप के बच्चों कॉजेस क्या है, तो वही, अगर एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो डिफ्लेशनरी गैप होगा, और इसके हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट है। कंजम्पशन घटेगा तो होगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो, सरकारी खर्चा कम तो, एक्सपोर्ट घटेगा तो, लेकिन 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 इंपोर्ट बढ़ेगा तो, बिकॉज इंपोर्ट के साथ संबंध क्या है, नेगेटिव। तो कंजम्पशन कम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, सरकारी खर्चा भी कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट कम होना चाहिए, इंपोर्ट बढ़ना चाहिए। और जो उनके ब्रैकेट में लिखा है ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ये आपको अपने आप ही पढ़कर समझ में आ जाएंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या घटेगा कब बढ़ेगा। यहां देखो, अब जब टैक्स होगा ज्यादा, जब टैक्स सरकार लेगी ज्यादा, जनता की जेब में डिस्पोजेबल इनकम कम, पैसा कम, जनता डिमांड करेगी कम, डिमांड घटेगी, या फिर लोअर मनी सप्लाई। ठीक है, कि अब कमर्शियल बैंक लोन कम बांट रहे हैं, जब लोन कम बांटेंगे तो मनी सप्लाई कम, जनता की जेब में पैसा कम, जनता डिमांड करेगी कम। ये हो गए इसके कॉजेस। ठीक है, अब बात करें इसके परिणाम की, तो सुनो, यहां पे फर्क पड़ता है आउटपुट पे। जब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली बात है अब प्रोडक्शन कम करेंगे। जब डिमांड कम होगी, जब प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो भाई लोग को काम से निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली देश में क्या बढ़ेगी जी, बेरोजगारी बढ़ेगी, हायर अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब लोग काम करेंगे ही नहीं तो पैसा उनको मिलेगा नहीं, देश में इनकम भी कम होगी, भाई लोगों को वेजेस नहीं मिलेंगे, मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जिससे देश में नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। और देश में प्राइस का लेवल तो पता है कम हो जाएगा, जब डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाता है। ये वाला वही देख लो, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है। अब डिमांड क्या हो गई जी, कम हो गई, ये क्या आ गया, नया इक्विलिब्रियम। देखो प्राइस का लेवल पहले ये था, अब P0 प्राइस का लेवल भी कम हो गया, तो यहां पे प्राइस कम हो जाते हैं। याद रखना, यहां पे आउटपुट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम कम हो जाएगा, लेकिन 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 इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल डिफ्लेशनरी गैप में फर्क पड़ता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी बन सकती है बिकॉज टॉपिक थोड़ा टेक्निकल था। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के उपाय क्या है। तो यहां पे बच्चों हमारे पास दो उपाय है। सबसे पहला होता है फिस्कल मेजर, ये वो उपाय है जो सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं। और फिर होते हैं मॉनेटरी मेजर, ये वो उपाय है जो देश के सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं। फिर इसके भी दो पार्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर, इसमें 6 आते हैं, एंड क्वालिटेटिव। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। याद रखना, डेफिशिएंट डिमांड भी एक प्रॉब्लम, प्राइस का कम होना भी एक प्रॉब्लम है, एंड इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड भी प्रॉब्लम, प्राइस का बढ़ना भी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही प्रॉब्लम है। आइए सॉल्व कैसे करते देखते हैं। ये एक बेसिक चीज है, पहले इस बेसिक बात को जान लोगे तो पढ़ना आसान होगा। देखो, अगर यहां पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, मैं ठीक करता हूं, डोंट वरी। देखो, अगर आपको देश में महंगाई कंट्रोल करनी, इन्फ्लेशनरी गैप बोलता है कि प्राइस बहुत बढ़ गया, और प्राइस का बहुत बढ़ना भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको मान लो इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व, ऊपर वाला रखना इन्फ्लेशनरी गैप है, अच्छा रखना। सबसे पहले बात, एक बात और, हम यहां पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो उपाय अपनाती है, और गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए गए उपाय को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी या फिर फिस्कल मेजर। अब ये बोलता है अगर देश में महंगाई कंट्रोल करनी है, महंगाई कम करनी है, तो महंगाई कम कब होती है, जब देश में प्राइस कम होते हैं।
अब प्राइस कम कब होते हैं? जब देश में डिमांड कम होती है। ये डायग्राम जो मैंने आपको बता रहा हूं वही तो है कि देश में डिमांड कम तो प्राइस कम, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा। याद रखना, डिमांड सीधे सीधे प्राइस को जो अफेक्ट करती है। तो देश में प्राइस कम कब होगी? जब डिमांड कम होगी। और लोग डिमांड कम कब करेंगे? जब उनकी जेब में पैसा कम होगा। तो अगर मनी सप्लाई कम कर दूं, जनता की जेब में पैसा कम कर दूं, जनता की जेब में पैसा होगा ही नहीं, जनता डिमांड करेगी नहीं। जब डिमांड बढ़ेगी नहीं तो प्राइस बढ़ेंगे नहीं, और जब प्राइस बढ़ेंगे नहीं तो इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व। अब ऐसे ही अगर मेरे को यहां पे ठीक करना है, डिफ्लेशन लिखना है, अगर मेरे को डिफ्लेशन की प्रॉब्लम ठीक करनी है तो यहां पे डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन वो होता है जब प्राइस काफी घट चुका है, अब मुझे प्राइस को बढ़ाना है। अब क्या करना है जी? प्राइस को बढ़ाना है। और प्राइस कब बढ़ेंगे? जब डिमांड बढ़ेगी। आपको पता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं। तो प्राइस कब बढ़ेंगे? जब डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड कब बढ़ेगी? जब जनता की जेब में पैसा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा। तो याद रखना, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशनरी गैप को सॉल्व करना है, मनी सप्लाई घटा दो। डिफ्लेशनरी गैप को सॉल्व करना है, मनी सप्लाई बढ़ा दो। यहां पे 2 पॉइंट आ रहा है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना इन्फ्लेशनरी गैप का होगा, एंड सेकंड पॉइंट हमेशा डिफ्लेशनरी गैप का होगा। कंफ्यूज मत होना। चलिए तो अब देखते हैं सरकारी टैक्स किस प्रकार इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप को सॉल्व करते हैं। खुद देखो, अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो टैक्स के बढ़ते ही जनता की डिस्पोजेबल इनकम कम, खर्च करने वाली इनकम कम, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा ज्यादा, हमारी जेब में पैसा कम, पैसा कम तो मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम, हम डिमांड करेंगे कम, और डिमांड जब कम करेंगे तो प्राइस घटेगा। इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर क्या बोलूंगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन मान लो डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब प्राइस बहुत घटे है, प्राइस को बढ़ाना है। तो अगर प्राइस को बढ़ाना है तो एक काम करो, टैक्स घटाओ। जब सरकार टैक्स घटाएगी तो जनता के पास पैसा बचेगा ज्यादा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, जनता मतलब मनी सप्लाई ज्यादा, जनता डिमांड करेगी ज्यादा। अब आपको पता है डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगा, एंड प्राइस बढ़ेगा तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो गवर्नमेंट टैक्स इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करती है। टैक्स के बढ़ाने पे इन्फ्लेशनरी गैप सॉल्व, टैक्स से घटाने पे डिफ्लेशनरी गैप सॉल्व। टैक्स के अलावा सरकार के पास सेकंड टूल क्या होता है जी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे। अब देखो, पहला वही वाली बात इन्फ्लेशनरी गैप, सेकंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप सॉल्व करना है। अगर सरकार अपने खर्चे कम कर देगी, अगर सरकार खर्चे कम करेगी, सब्सिडी कम बांटेगी, सैलरी वैलरी कम देगी, डेवलपमेंट वाले खर्च कम करेगी, तो पैसा सरकार के पास रहेगा, पैसा मार्केट में नहीं। भाई पैसा मार्केट में कब आएगा? जब सरकार खर्च करेगी। अब सरकार ने खर्च करना कम कर दिया तो पैसा मार्केट में नहीं आएगा, मार्केट में पैसा कम, मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम, जनता की जेब में पैसा कम, जनता डिमांड कम करेगी, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व। बट डिफ्लेशनरी गैप पे प्राइस बहुत कम हो रखे हैं, उनको बढ़ाना है तो एक काम करो, सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी। जब सरकार खर्चे बढ़ाएगी तो देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, देश में पैसा ज्यादा, जनता की जेब में पैसा ज्यादा, जनता डिमांड करेगी ज्यादा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, एंड प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व। तो गवर्नमेंट टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया फिस्कल पॉलिसी या फिर फिस्कल मेजर। अब बच्चों बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा एक देश के अपनाई जाती है। तो पेपर में कभी कभार मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी नहीं बोलता, वो ये बोलता है सेंट्रल बैंक क्या करेगा बताओ, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है। सरकार क्या करेगी बताओ, मतलब कि फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये वही वाली कहानी, ये बेसिक कहानी आपके सामने हर स्लाइड में आएगी ताकि ये बेसिक सी बात समझ में आए। और इसमें यहां पे ठीक लिखा हुआ है, यहां पे जो मैंने प्रॉब्लम को ठीक करके लिख दिया है। सबसे पहला यहां पे बैंक रेट। अब बैंक रेट या डिस्काउंट रेट आप लोग जानते हो, जब एक देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लंबे समय की नीड के लिए लोन देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। और बताना अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे तो क्या बोलते हैं उसको, रेपो रेट। बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों सेम होता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। दोनों का जो एक्टिविटी होती है वो सेम होती है, दोनों का फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर एक देश का सेंट्रल बैंक, मान लो आरबीआई, पैसा उधार देगा किसको, एक देश के कमर्शियल बैंक, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखो पहली बात वही इन्फ्लेशनरी गैप एंड दूसरा डिफ्लेशनरी गैप।
ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जो सेंट्रल बैंक है बैंक रेट बढ़ा देगा। अब जैसे सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा बैंक रेट, तो कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है उसके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। अब जब कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा महंगा, तो कमर्शियल बैंक आगे जनता को लोन देगा महंगा। अब जब जनता को लोन मिलेगा महंगा, जनता लोन लेगी ही नहीं। जब जनता लोन लेगी नहीं तो जनता की जेब में पैसा कम, मनी सप्लाई कम। अब वही पैसा कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो प्राइस कम, प्राइस कम तो इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ओके। अब डिफ्लेशनरी गैप है, प्राइस बहुत कम हो रखे है, भाई प्राइस को बढ़ाना है। प्राइस क्या हो रखे है, बहुत कम, प्राइस को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, इस बार बैंक रेट घटा देंगे। जैसे ही बैंक रेट घटेगा, अब कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा सस्ता, चीपर बोरिंग होगी। कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा सस्ता तो आगे वो जनता को लोन देगा सस्ता। अब जनता को जब लोन सस्ता मिलेगा, जनता लोन लेगी ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, जनता के जेब में पैसा ज्यादा, अब जनता डिमांड करेगी ज्यादा। जनता जब डिमांड करेगी ज्यादा तो उससे क्या होगा, प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा एंड डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आ गया, ये था बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट। बच्चों रेपो रेट नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल सेम होता है, आप पढ़ के देखना, बिल्कुल सेम होता है। यहां भी सेम वही एक्टिविटी है, बस फर्क कितना है जी, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए एंड रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। एक्टिविटी बिल्कुल सेम है तो दो दो बार पढ़ाने की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है अगला CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब CRR क्या होता है, तो एक बैंक के पास जितना भी पैसा होता है, हर बैंक को अपने पैसे का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जो रखवाना पड़ता है, और जो भी सेंट्रल बैंक के पास अपना पैसा रखवाना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं जी, CRR। अब क्योंकि वो पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा हो गया तो बैंक उस पैसे का लोन बांट नहीं सकता क्योंकि वो पैसा बैंक के पास है ही नहीं। ठीक है, अब सुनो, अब अगर इन्फ्लेशनरी गैप को सॉल्व करना है तो ये, उसके लिए ये क्या बोलता है, अगर इन्फ्लेशनरी गैप को सॉल्व करना है, प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं, प्राइस कम करवाने हैं तो क्या करेंगे जी, CRR को बढ़ा देंगे। अगर CRR बढ़ेगा मतलब कमर्शियल बैंक को अपना ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा RBI के पास, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास लोन बांटने के लिए पैसा कम, कमर्शियल बैंक लोन बांटेगा कम मतलब मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, डिमांड कम, प्राइस कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मान लो डिफ्लेशनरी गैप है, प्राइस काफी कम हो रखा है, भाई प्राइस को बढ़वाना है, तो प्राइस को बढ़वाना है तो काम करो CRR घटा दो। CRR घटेगा तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक के पास, RBI के पास पैसा रखवाना पड़ेगा कम, जिससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा ज्यादा। कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो कमर्शियल बैंक जो है लोन ज्यादा बांटेगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई ज्यादा, जनता की जेब में ज्यादा पैसा, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी देश में, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये था CRR। अब जैसे CRR था सेम वैसे क्या होता है SLR, बस फर्क कितना होता है, CRR में पैसा जो है एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है, वो भी कैश के फॉर्म में, जबकि SLR में क्या होता है, SLR में भी टोटल डिपॉजिट का कुछ ना कुछ परसेंटेज एक कमर्शियल बैंक को निकालना पड़ता है। लेकिन इस बार पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा नहीं करवाना, इस बार जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक को अपने ही पास, अपने ही बैंक में छुपा के रखना है। छुपा के मतलब कि उसका जो है लोन के लिए यूज कर नहीं सकते, वो पैसा कमर्शियल बैंक के पास SLR के रूप में होना ही चाहिए। RBI कभी भी आके चेक कर लेगा कि मेंटेन किया या नहीं किया, तो उसका यूज ऐसे लोन के रूप में नहीं कर सकते। याद रखना SLR में जो है कैश के अलावा हम गोल्ड या दूसरी चीजों के रूप में भी, फॉरेन सिक्योरिटीज वगैरह के रूप में भी जो है पैसा मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर इन्फ्लेशनरी गैप को सॉल्व करना है, प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस को घटाना है तो SLR को बढ़ाना पड़ेगा। SLR बढ़ेगा तो बैंक को ज्यादा पैसा अपने पास जमा करना पड़ेगा, इट मींस लोन के लिए पैसा बचेगा कम, मनी सप्लाई हो जाएगी कम, डिमांड कम, प्राइस कम, प्रॉब्लम सॉल्व। बट अगर डिफ्लेशनरी गैप है, इट मींस कमर्शियल बैंक को, अगर कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा जी, SLR कम करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा कम जमा करना है तो कमर्शियल बैंक के पास लोन बांटने के लिए पैसा होगा ज्यादा, लोन बटेगा ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है, तो यहां पे सेंट्रल बैंक जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
ओपन मार्केट में कमर्शियल बैंक के साथ खरीदता है और बेचता है। ठीक है, क्या लिखा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, ताकि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। अब अगर सेंट्रल बैंक जो है सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को बेचेगा, अब मैं सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कुछ चीज बेचूंगा तो बदले में क्या मांगूंगा? पैसा। तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बेचेगा तो जो मनी है वो कमर्शियल बैंक से मूव होगा एंड आरबीआई के पास जाएगा, बिकॉज कमर्शियल बैंक पेमेंट करेगा कुछ सामान खरीद रहा है तो। अब जब कमर्शियल बैंक से पैसा आरबीआई के पास जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास लोन बांटने के लिए पैसा होगा कम, बिकॉज उन्होंने पैसा आरबीआई को दे दिया। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम, लोन बटेगा कम, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मान लो डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्राइस बहुत कम है, उसको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? अब आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी खरीदेगा, इससे क्या होगा? अब आरबीआई पेमेंट करेगा कमर्शियल, बिकॉज आरबीआई सामान खरीद रहा है तो पैसा देगा। अब क्या होगा? आरबीआई से पैसा मूव होगा किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा, वो लोन बांटेगा ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, देश में डिमांड का लेवल ज्यादा, जिससे कि प्राइस ही बढ़ेंगे एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। याद रखना, डिफ्लेशन को हम लोग बार बार बोल रहा हूं डेफिसिट डिमांड बोल सकते हैं एंड इन्फ्लेशन को एक्सेस डिमांड बोल सकते हैं। आवश्यक नहीं है पेपर में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वर्ड बोले, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड शब्दों का यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है? कमर्शियल बैंक अपना पैसा जब सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाता है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रदान करता है बच्चों, उसे बोलते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो एक देश का कमर्शियल बैंक जब जमा करवाता है अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास, तो जो भी उसको ब्याज मिलता है किसको? कमर्शियल बैंक को अपने पैसों पे सेंट्रल बैंक से, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, प्राइस कम करने, तो प्राइस कम करने के लिए आरआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आरआरआर बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, तो कमर्शियल बैंक को मजा आएगा, यह सेंट्रल बैंक जो है अब इंटरेस्ट देगा ज्यादा, कमर्शियल बैंक लालची होगा और कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएगा। जब सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएगा ज्यादा पैसा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा कम, जिससे कमर्शियल बैंक लोन बांटेगा कम, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जनता की जेब में पैसा कम, जनता डिमांड करेगी कम, प्राइस घटेगा, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर डिफ्लेशनरी गैप है, प्राइस बहुत कम हो चुके हैं एंड प्राइस को बढ़ाना है तो आरआरआर घटाना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट देगा कम, जिससे कि अब कमर्शियल बैंक को मजा नहीं आएगा एंड कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा नहीं कराएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा ज्यादा, फिर कमर्शियल बैंक उसका लोन बांटेगा ज्यादा, मनी सप्लाई होगी ज्यादा, जनता की जेब में ज्यादा पैसे, जितना डिमांड करेगी ज्यादा, प्राइस बढ़ेगा और देश में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जी? सॉल्व। अब ये जो हमने 6 पढ़े ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको बोलते हैं क्या? क्वालिटेटिव मेजर। जैसे कि अब आएगा क्वालिटेटिव मेजर में सबसे पहला कौन सा है जी? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है जी? मार्जिन रिक्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब है आपकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू, इट मींस आप बैंक के पास गए, अपनी कुछ संपत्ति लेके गए, तो संपत्ति की वैल्यू माइनस उसके बदले जो आपको लोन मिला उसकी वैल्यू, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। लिखा है डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। अब देखो, अब अगर इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो कमर्शियल बैंक है अपने पास मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेगा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जरा बात समझना, 10 लाख की बेटा मान लो संपत्ति है और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है? मान लो 8 लाख का लोन मिल रहा है, तो कितना है जी? ये 2 लाख। तो 2 लाख रख रहा है बैंक अपने पास। अब क्या बोलता है जी? इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब बैंक बोल रहा नहीं 2 लाख नहीं, मैं अपने पास रखूंगा 4 लाख। तो उसका मतलब क्या हो गया? तो 10 लाख की संपत्ति है, इट मींस केवल लोन 6 लाख का बटेगा ना, तभी तो अपने पास बैंक कितना रख रहा है? 4 लाख। तो जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा तो लोन का अमाउंट 8 लाख तक कितना हो गया? 6 लाख। तो लोन का अमाउंट हो जाएगा कम। जब लोन का अमाउंट कम, लोन मिलेगा कम, तो मनी सप्लाई कम, जिससे कि डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे जी? मार्जिन रिक्वायरमेंट घटाएंगे। अब बैंक बोल रहा है 2 लाख नहीं, अब मैं अपने पास केवल 1 लाख रखूंगा। इट मींस क्या?
10 लाख की संपत्ति थी तो 9 लाख का लोन बांटा जाएगा, तभी तो अपने पास केवल 1 लाख रखेगा। तो जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कम, इट मींस अब लोन बटेगा ज्यादा, जिससे कि मनी सप्लाई होगी ज्यादा, डिमांड होगी ज्यादा, प्राइस भी होगा ज्यादा, एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जी, सॉल्व। समझ में आ गया? ओके। फिर नेक्स्ट है बच्चों क्रेडिट राशनिंग या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, ये वो मेथड है जहां पे सेंट्रल बैंक जो होता है डायरेक्शन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, कि किसको लोन देना है एंड किसको लोन नहीं देना, किस सेक्टर को लोन देना है, किस सेक्टर को लोन नहीं देना, किस व्यक्ति को लोन देना है, किस व्यक्ति को लोन नहीं देना। इट मींस क्या, यहां पे सिलेक्शन हो रहा है कि किस किस को क्रेडिट देना है एंड किस किस को लोन नहीं देना। अब अगर इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम है, जहां पे प्राइस बहुत बड़े हुए हैं एंड प्राइस को कम करना है, तो यहां पे आरबीआई क्या करता है, इस पॉलिसी को, इस टूल को लाता है, इंट्रोड्यूस करता है। अब राशनिंग करेंगे, अब कम लोगों को लोन बांटेंगे। इससे क्या होगा, जब आरबीआई क्रेडिट राशनिंग को इंपोज करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, तो उसमें क्या होगा, इसमें लोन जो हम बांटते हैं उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं सबको लोन मत बांटो, इसको बांटो, इसको मत बांटो, इसको बांटो, इसको मत बांटो। इससे क्या होगा, इससे देश में लोन का अमाउंट कम, मनी सप्लाई कम, जनता फिर डिमांड कम करेगी, प्राइस कम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर डिफ्लेशनरी गैप है, प्राइस बहुत कम है एंड प्राइस को बढ़ाना है, तो यहां पे क्या बोलता है, अब आरबीआई इस क्रेडिट राशनिंग को वापस ले लेगी, विड्रॉ कर लेगी। क्या बोलेगी कि राशनिंग मत करो, इसे हटाओ, अब सबको लोन बांटो। क्या लिखा है यहां पे कि एनकरेज बोरोइंग। अब आरबीआई लोन को बढ़ावा देगी। इससे क्या होगा, अब कमर्शियल बैंक सबको लोन बांटेगा, जिससे सबके पास जाएगा पैसा, मनी सप्लाई हो जाएगी ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट आता है क्वालिटेटिव के अंदर, फिर एक दो टॉपिक और है, वो बोलता है मॉरल सुएशन। ये क्या है, ये एक उपाय है जो कि सेंट्रल बैंक यूज करता है, जहां पे सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करता है, परसुएट करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, कि उसकी पॉलिसी को अपनाओ, वॉलंटरी। एक बार रखना, मॉरल सुएशन जो होता है कमर्शियल बैंक के लिए वॉलंटरी होता है। कमर्शियल बैंक इसके अंदर आरबीआई की बात मान भी सकती है और नहीं मान सकती, मानेगी तो ठीक, नहीं मानेगी तो ठीक, बट इस वाले में क्या होता है, आरबीआई की बात माननी ही पड़ेगी। यहां पे आरबीआई स्ट्रिक्ट बात करता है, जबकि यहां पे आरबीआई काफी आराम से बात करता है। अब क्या बोलता है कि आरबीआई ने क्या अब इन्फ्लेशनरी गैप है, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस कम करने, तो क्या करेगा, आरबीआई बैंकों को एडवाइस देगा। क्या बोलेगा कि यार बैंक एडवाइस दे रहा हूं कि लोन कम बांटो। अब बैंक एडवाइस मान लेंगे और क्या होगा, लोन कम बांटेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन डिफ्लेशनरी गैप है, प्राइस बहुत कम है, प्राइस को बढ़ाना है, तो यहां पे वंस अगेन आरबीआई क्या करेगा, एडवाइस करेगा। क्या बोलेगा, एक काम करो, लोन ज्यादा बांटो। अब कमर्शियल बैंक लोन बांटेंगे ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हमारे पास जो है इतने सारे टूल्स हैं इन्फ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड बहुत देर से मैं भी लगातार बोले जा रहा हूं, बहुत सारे टूल्स थे, बट होपफुली आपको सभी टूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ये बस एक दो टॉपिक और है, देन चैप्टर पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा एंड पेपर में इनके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, समरी व्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लो। तो यहां पे क्या होता है कि एक्सेस डिमांड वाले केस में या इन्फ्लेशन वाले केस में, जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं तो प्राइस कम करवाने होते हैं, तो इस केस में आरबीआई अपनी जो है डियर मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मींस क्या होता है, सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो यूज करती है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह जो होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, इंटर बोलो तो बैंक रेट, रेपो रेट, आरआर, इन सबको आरबीआई जो है बढ़ाता है। ठीक है, इन सबको, सॉरी डियर मींस बच्चों महंगा होता है, देख रहे हो पढ़ा पढ़ा के मैं ही पागल हो गया हूं। डियर मींस क्या होता है, महंगा। तो ऐसे केस में आरबीआई जो है महंगी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है, जहां पे लोन मिलेगा महंगा। महंगी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा महंगा, फिर कमर्शियल बैंक आगे लोन बांटेगी महंगा, जिससे लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एमसीक्यू में आ सकता है, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन में आरबीआई कौन सी पॉलिसी यूज करती है जी, डियर, महंगी। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन है, जहां प्राइस बहुत कम है, प्राइस को बढ़ाना है, तो आरबीआई सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगी, जहां पे इंटरेस्ट रेट घटाएगी, सीआरआर ऐसा घटाएगी। इससे क्या होगा, इससे कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा सस्ता, कमर्शियल बैंक लोन लेगी ज्यादा, आगे लोन बांटेगी ज्यादा, लोन ज्यादा बढ़ेगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा,
और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? ओके। उसके बाद जो आगे आता है वो क्या है जी, एक्स एंटे एंड एस पोस्ट। बच्चों इंपॉर्टेंट है, जरा समझना बहुत ध्यान से। एक्स एंटे का मतलब होता है जो हम करने की सोच रहे हैं, जो हम करने वाले हैं, अभी हमने किया नहीं है, ठीक है। तो एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सुनो भाई, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड को बच्चों प्लान एडीबी कहते हैं। यहां पे क्या लिखा है? टोटल प्लान डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहीं पे हो गया आंसर, प्लान। मतलब प्लान डिमांड क्या कि हम जो प्लान कर रहे हैं अभी हमने किया नहीं है, ये डिमांड की। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूं कि यार कल जो है मैं इतने रुपए का सामान खरीदूंगा, मैं ये डिमांड करूंगा, तो मैं सोच रहा हूं, डिमांड मैंने की नहीं है, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूं। तो वैसी डिमांड जो मैं प्लान कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी डिजायर में है, जो मेरी इच्छा में है, अभी मैंने की नहीं है, उसको बोलते हैं एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। ऐसे क्या होता है? एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, वो सप्लाई जो मैं प्लान कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं कि इतना प्रोडक्शन करूंगा, इतना माल बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको? एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में आपने जो भी एग्रीगेट डिमांड पढ़ा या आपने जो भी एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, बच्चों वो सारे का सारा एक्स एंटे था। एक्स एंटे मतलब ये जो भी आपने इस चैप्टर में एडीएस पढ़ा वो सब काल्पनिक था, वो एक्चुअल में हुआ नहीं है। जो भी एडीएस पढ़ा वो होगा, वो एग्रीगेट डिमांड जो हमने पढ़ी वो हुई नहीं है, वो होगी। जो एएस पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई वो हुआ नहीं है, वो होगा। इस चैप्टर में याद रखना एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है एक्स एंटे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बच्चों एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का इस चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। जो भी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई थी एक्स एंटे थी, एक्स पोस्ट नहीं थी। एक्स पोस्ट क्या होता है? एक्चुअल डिमांड, जो डिमांड अब हमने एक्चुअल में कर दी, एक्चुअल सप्लाई। जो एक्चुअल सप्लाई मतलब जो मैं खरीद के ले आया, एक्स पोस्ट डिमांड। जो मैंने प्रोडक्शन कर लिया, एक्स पोस्ट सप्लाई। लेकिन एक्स पोस्ट सप्लाई का इस चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। इस चैप्टर में सारी बातें किसकी है? एक्स एंटे की है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखा है, बोलता है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंटे एएस, मतलब एडी और एएस बराबर कब हो गए? तो अगर एडी एएस एक्स एंटे वाले हैं, एक्स एंटे वाले हैं, तो वो तभी बराबर होंगे जब हम कहां पे होंगे जी? इक्विलिब्रियम पे होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला है कि एडीएस कब बराबर होंगे, लेकिन कौन से वाले? पोस्ट वाले। कौन से वाले? पोस्ट वाले। तो पोस्ट वाले याद रखना हर लेवल पे बराबर होते हैं, चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे इक्विलिब्रियम ना हो। एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, बट एक्स एंटे एडी एंड एक्स एंटे एएस केवल तभी बराबर होंगे जब इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा। एंड ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में ट्रू फॉल्स में आ चुका है, तो ध्यान देना। अब जैसे सप्लाई और वो था डिमांड था बच्चों, ऐसे ही होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे सेविंग वो सेविंग जो हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर प्लान टू सेव करने की सोच रहे हैं। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म्स या प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक्स पोस्ट सेविंग वो सेविंग जो हम एक्चुअल में कर चुके हैं, इसको हम लोग रियलाइज सेविंग भी कहते हैं। या फिर एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो फर्म एक्चुअल में कर चुकी है, हम इसको रियलाइज इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब वही वाली बात, एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट कब बराबर हो गए? अगर एक्स एंटे वाले हैं तो केवल इक्विलिब्रियम में बराबर होंगे, बट अगर एक्स पोस्ट वाले हैं तो फिर वो हर जगह बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये जो है आखिरी है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम इन केन्सियन थ्योरी। आपको पता है आप जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो वो जेम कीन्स ने दिया है, इसलिए हम इसको केन्सियन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब बोलता है केन्सियन थ्योरी के अनुसार, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, केन्सियन थ्योरी के अनुसार, इट मीन जीएम कीन्स के अनुसार, इक्विलिब्रियम हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी प्राप्त कर सकते हैं, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। आपको याद है ना, यह एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब बिफोर मतलब क्या? इससे पहले एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसके ऊपर एग्रीगेट डिमांड ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना केन्सियन थ्योरी के अनुसार इक्विलिब्रियम यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है, ये याद रख लो, होता है। तो इसके अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो सकता है, हाँ,
बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, इट मींस अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, हाँ। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हो सकता है, हाँ। तो केन्सियन थ्योरी में इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। लेकिन क्लासिकल थ्योरी मतलब होता है जो जीएम कीन्स से पहले की बात है, जब जीएम कीन्स नहीं आए थे, जब जीएम कीन्स ने इस चैप्टर की बात नहीं कही थी, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ वगैरह, तो उनके अनुसार क्या बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम केवल और केवल जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही प्राप्त होता है। पुराने अर्थशास्त्री, पुराने वाले लोग क्या बोलते थे कि भैया केवल फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगा, केवल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा जी, फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगा। लेकिन जेम्स कीन्स क्या बोलता है, नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी, उससे ऊपर भी, उससे नीचे भी हो सकता है। और इस चैप्टर में आपको ये वाली बात पे गौर करना है कि तीनों पे हो सकता है, तीनों पे हो सकता है, तीनों पे हो सकता है। ठीक है, तो ये भी कुछ रह गया क्या? ये बेटा बहुत सिंपल है, इसको भी चलो मैं एक बार पढ़ा देता हूं। ये लास्ट टर्म है, इसके बाद देखो कुछ रह गया तो नहीं क्या, नहीं, इसके बाद थैंक यू आ जाएगा। सुनो भाई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो एक ऐसी स्थिति जहां पे जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, काम करने में सक्षम है, सबको जॉब मिल जाती है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि जो भी रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पे सबको जॉब मिल गई, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लोग इसको जीरो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं कि शून्य बेरोजगारी, बट ऐसा नहीं है। देश में कभी भी शून्य बेरोजगारी नहीं होती, कुछ ना कुछ लेवल की तो बेरोजगारी होती ही है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। लेकिन जो इग्नोर हम कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, प्राकृतिक बेरोजगारी। ये हो गई पहली टर्म। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी बेरोजगारी जहां पे व्यक्ति काम करना चाहता है बट चाहकर भी उसको काम मिल नहीं पा रहा। लिखा है ना कि पीपल विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट अनेबल टू फाइंड जॉब, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एंड जब बेरोजगारी का आंकड़ा निकालते हैं तो इसको शामिल किया, बेरोजगारी में इसको शामिल करते हैं। फिर एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जो काम करना चाहते ही नहीं है, वो काम तो करना चाहते हैं बट उनकी डिमांड ज्यादा कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, वो औकात से ज्यादा मांगते हैं। जब उन्हें उतना नहीं मिलता तो वो काम नहीं करते, वो काम पे आते ही नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। हम जो देना चाह रहे हैं वो उस पर काम करने को रेडी है ही नहीं, बोलते नहीं हमको ज्यादा चाहिए। तो वैसे लोग को क्या बोलते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते एग्जिस्टिंग वेज रेट पर। ठीक है, ठीक है, और ऐसे लोगों को हम लोग जो है बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल नहीं करते। सरकार इनको बेरोजगार मानती है बिकॉज ये काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल पा रहा, बट सरकार इनको बेरोजगार नहीं मानती। क्यों? बिकॉज इनको तो काम मिल रहा है लेकिन ये काम करना नहीं चाह रहे। ठीक है, ओके। इसके बाद प्राकृतिक बेरोजगारी, जो हमने यहां पे पढ़ा बच्चों, प्राकृतिक बेरोजगारी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक ये और एक ये। सबसे पहला स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है जब इकोनॉमी में कुछ परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन की वजह से जब लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, जब जॉब छूट जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, नई तकनीक के आने से, ठीक है, या इंडस्ट्री खत्म हो जाने से बहुत लोग बेरोजगार हो गए। जब से मान लो ड्राइवरलेस मेट्रो आई, तो ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से अब ड्राइवर की जॉब चली गई। तो नई तकनीक के आने से जब लोग बेरोजगार होते हैं, या किसी इंडस्ट्री के बर्बाद हो जाने से जब लोग बेरोजगार होते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक होता है बच्चों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये एक प्रकार की टेम्पररी बेरोजगारी होती है। ये कब होती है? जब लोग अपनी जॉब स्विच करते हैं कि मैं इस जॉब पे था, अब मैं जॉब चेंज करने, अब ऐसा तो है नहीं आज जॉब छोड़ी कल जॉब मिल गई, 1 महीना मेरे को नई जॉब ढूंढने में लग गया, तो उस समय जो मैं बेरोजगार रहा, क्या बोलूंगा उसको मैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर रीलोकेशन इशू, वही कि मेरे को रीलोकेशन करना है, यहां से वहां जॉब चेंज करनी है, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ गई। या मान लो मेरी कंपनी में कच्चा माल नहीं आ रहा, मान लो पाकिस्तान से आता है, मान लो बाहर से आता है, अब जो डॉक पे, बंदरगाह पे, पोर्ट पे कच्चा माल मेरा रख लिया, 2 महीने बाद मिलेगा, तो 2 महीने काम नहीं कर पाए, बेरोजगार हो गए। तो जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गए, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कोई टाइप नहीं है, ये वो है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो हमने क्या बोला कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कि ये तो बेरोजगारी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट देश में कभी नहीं होता, याद रखना, बट हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। और कुछ बेरोजगारी ऐसी है जो बहुत छोटे लेवल की होती है, जिसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं, उसको इग्नोर करके।
लेकिन जिसको इग्नोर कर रहे हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बोलता है ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि कुछ तो बेरोजगारी होगी ही होगी। तो वो जो बेरोजगारी जिस लेवल की होती है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ये बेरोजगारी किस वजह से होती है? स्ट्रक्चरल की वजह से एंड दूसरा फ्रिक्शनल की वजह से। समझ में आ गया? ओके, अब यहां पर ये वाला पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से खत्म हो चुका है। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा एंड मैं भी काफी थक गया हूं लगातार 3 वीडियो बना के। ठीक है, तो होपफुली आज के लिए इतना काफी होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अच्छा एक बात और, अगर आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल लिख देना, मैं आपको न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।